से आता है जो वीन्स लॉ को एक्सप्लेन करता है, लैम्डा इंटू टी मस्ट बी कांस्टेंट। जो आपका वीन्स लॉ है फॉर स्मॉलर वेवलेंथ, रेले जीन्स लॉ is for longer wavelength and Wien's displacement law is for smaller wavelength. Planck's law reduces to Wien's law. प्लांक्स के लॉ को हम वीन्स के लॉ के नाम से जानते हैं अगर इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ बहुत कम है। ठीक है, उस केस में वीन्स का लॉ यहाँ लिखा हुआ है। अगर इसको ना समझ पा रहे हो तो हमें बताइए। केवल एक एजम्पशन है, जब लैम्डा छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी न्यू ज्यादा होगी, उस केस में एच न्यू अपॉन के टी 1 से बहुत ज्यादा होगा, इसलिए हम e टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी को 1 के कंपेयर में रखते हैं। मींस हम 1 को नेग्लेक्ट हो जाएगा, नीचे से 1 नेग्लेक्ट हो जाएगा, इट वुड बी एच न्यू अपॉन के टी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, उसके बाद रेले जीन्स लॉ है। रेले जीन्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर लार्जर वेवलेंथ रेंज, लार्जर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। एच न्यू अपॉन के टी जब न्यू बहुत छोटा होगा तो एच न्यू अपॉन के टी विल बी मच स्मॉलर एज कंपेयर टू 1। उस केस में हम एक्सपोनेंशियल सीरीज यूज करेंगे e टू द पावर x की। इट इज 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट हो जाएगा। देन इट वुड बी e लैम्डा 8 पाई kt अपॉन लैम्डा टू द पावर 4। ओके, यहां से हमें रेले जीन्स लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस मिलता है कि एनर्जी डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। ये एग्जाम में ये आपके जो है ना, इतने भी नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं सब में रेले जीन्स लॉ का ये रिलेशन कभी कभी न्यूमेरिकल के फॉर्म में या कभी कभी वेवलेंथ के लिए एनर्जी डेंसिटी पता करना है। पर्टिकुलर रेडिएशन कितना एनर्जी अपने साथ एसोसिएट रखता है, इस चीज को निकालने के लिए आपको रेले जीन्स लॉ का ही फॉर्मूला पता होगा। ओके, ये तो बात हो गई रेले जीन्स लॉ और प्लैंक्स लॉ। अब इनका जो एप्लीकेशंस हैं, इनके एप्लीकेशंस के लिए आप एच के मलिक, ठीक है, देखेंगे। एच के मलिक में कुछ इसके न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है, सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ मैं सीट बनाऊंगा तो उसमें रखूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तब आप उस समय पूछ लेंगे। राइट, आगे चले। यहाँ पे जो डबल ई के भी है ना हमारे स्टूडेंट्स, डबल ई। यस सर। ओके ओके, मैंने कल रिक्वेस्ट किया था कि भैया 9-10 बजे 9-10 तक लेटेस्ट ज्वाइन कर लेना, लेकिन कुछ आदत से मजबूर होते हैं, कुछ की मजबूरियां ही आदत बन जाती है। अब मैटर वेव्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैटर वेव का कॉन्सेप्ट बहुत ही स्पष्ट है। डी ब्रॉगली के अनुसार एक इसका पूरा का पूरा मैटर वेव तक तो हो गया था, मुझे लगता है। मैटर वेव जो बता दिया था ना दोनों ब्रांचेज में, मैकेनिकल में। नो सर, मैकेनिकल में नहीं शुरू हुआ था मैटर वेव? नहीं सर, नहीं। नो सर, नहीं पता। ओके, मैं अब अभी बता रहा हूँ। जस्ट मैटर वेव की बात ये आई कि जब ये मालूम चला कि रेडिएशंस के साथ पार्टिकल नेचर भी है, रेडिएशन का अपना वेव नेचर है, तो ड्युअलिटी की प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, एक ही रेडिएशन दो तरीके के बिहेवियर शो करता था। इस बात को सबसे पहले डी ब्रॉगली ने एस्टेब्लिश किया। डी ब्रॉगली के अनुसार
डी ब्रॉगली के अनुसार, स्क्रीन भी जो देखते रहिए, इंपॉर्टेंट बातें नोट करते रहिए और मेरी बात सुनते रहिए, ओके। और जो डबल ई वाले ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आधे लोगों को कुछ इसमें जो डाउट्स था जो है, इसीलिए मैंने उनकी क्लास साथ में रखी कि रिवाइज भी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि चूंकि हर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने साथ वेव की प्रॉपर्टी भी रखता है और पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी रखता है। इस फेनोमेना को डुअलिटी का नाम देते हैं। सबसे पहले डुअलिटी को डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन्स के लिए। डी ब्रॉगली के अनुसार कोई भी मूविंग पार्टिकल, अब उसने जब एक्सप्लेनेशन अपना किया तो उसने कोई पर्टिकुलर पार्टिकल का नाम नहीं दिया, उसने कहा कोई भी मूविंग पार्टिकल अपने साथ वेव नेचर एसोसिएट कर सकता है। मतलब मूविंग पार्टिकल है तो पार्टिकल का नेचर तो रहेगा ही रहेगा, ओके। पार्टिकल है तो पार्टिकल का नेचर रहेगा, साथ में चूंकि मोशन में है इसलिए उसके साथ वेव नेचर भी एसोसिएट हो जाता है। इस फेनोमेना को डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। और उस मूविंग मैटर के साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसको मैटर वेव कहते हैं या डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। उस डी ब्रॉगली वेव की जो वेवलेंथ होती है उसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। उस डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम E इक्वल्स टू mc स्क्वायर से दे सकते हैं। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर एंड E इक्वल्स टू h। अब आपको पता है कि जब कोई मैटर अपने साथ पार्टिकल नेचर एसोसिएट रखता है तो पार्टिकल को स्पेसिफाई करने के लिए आपको उसका मास पता होना चाहिए, उस पार्टिकल का मोमेंटम पता होना चाहिए, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे किसी वेव को स्पेसिफाई होने के लिए उस वेव की वेवलेंथ पता होनी चाहिए या फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, एनर्जी पता होनी चाहिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। तो वेव को स्पेसिफिकेशन के लिए वेवलेंथ सबसे बड़ी चीज है। ठीक वैसे ही जैसे किसी मैटर को स्पेसिफाई करने के लिए उसका मास सबसे बड़ा फैक्टर है। इसलिए दोनों फार्मूले को डी ब्रॉगली ने कंपेयर किया, क्योंकि एक ही पार्टिकल है तो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर एंड E इक्वल्स टू h न्यू। दोनों को इक्वेट आप अगर करिए तो देखेंगे आपको मिलेगा लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc, m इंटू सी, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी, उसको मोमेंटम का नाम दे देते हैं। चूंकि c है इसलिए इट इज कॉल्ड एज मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो डी ब्रॉगली का फार्मूला मिलेगा आपको लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, राइट। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला है। अब जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से भी आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको जो रिलेटिविटी में एक मोमेंटम का इक्वेशन बताया था, E इक्वल्स टू अंडर रूट E स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C टू द पावर 4। अगर आप फोटॉन की बात रखिए तो फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, उस केस में फोटॉन का मोमेंटम होगा P इक्वल्स टू E अपॉन C। अब E की वैल्यू आप अगर रख दें mc स्क्वायर अपॉन C, तो C से C क्या होगा, नेगलेक्ट हो जाए, एक C हट जाएगा। उस केस में यू हैव द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। तो रिलेटिविस्टिकली एंड क्लासिकली photoelectric effect is a classical phenomena, whereas relativistic mechanics is a quantum phenomena। तो क्लासिकल और क्वांटम दोनों तरीके से आप डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसका मतलब है हर सूरत में,
चाहे वो क्लासिकल फिजिक्स हो या क्वांटम फिजिक्स हो, डी ब्रॉगली मैटर वेव का कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है। ठीक है। अब मैटर वेव्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। देखो इन पॉइंट्स में प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए इसको, प्रॉपर्टीज को। जैसे मैं पहला फीचर क्या है, वेवलेंथ, इसका आप बता सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा वेव नेचर को स्पेसिफाई कर रहा है, मास पार्टिकल नेचर को स्पेसिफाई कर रहा है। Mass increase, its wavelength tends to zero, thus the wavelength नो of में अपने आप पढ़िए। म्यूट करके क्यों पढ़ रहे हैं? म्यूट रखिए, अनम्यूट मत करिए। वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है, मास पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है इस फार्मूले से आप यह बता सकते हैं कि वेव नेचर पार्टिकल नेचर के रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब है एट ए टाइम या तो आपको पार्टिकल नेचर डोमिनेटिंग मिलेगा या तो वेव नेचर डोमिनेटिंग मिलेगा, राइट। दोनों नेचर, पार्टिकल या वेव नेचर, दोनों साइमल्टेनियसली आपको कभी भी ऑब्जर्व नहीं होंगे। कहने का मतलब है मैटर के अंदर दोनों प्रॉपर्टी तो है, मूविंग मैटर अपने साथ दोनों प्रॉपर्टी होल्ड रखता है, लेकिन कभी भी दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। एट ए टाइम वो या तो पार्टिकल के तरीके से बिहेव करेगा या तो वेव की तरीके से बिहेव करेगा। दूसरी चीज, वेवलेंथ मास के रेसिप्रोकल है, इसलिए कोई भी पार्टिकल का मास जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी मिनिमम होगी। मास और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इस कारण से हम देख सकते हैं कि कभी भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जिनका मास बहुत ज्यादा है, उनके साथ हम वेव्स के एसोसिएशन की बात नहीं करते हैं। जैसे एक टेनिस बॉल का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कई लाख गुना ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएशन की बात हो सकती है, लेकिन एक टेनिस बॉल जब मोशन में होता है तो उसके साथ आप वेव एसोसिएशन की बात नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि डी ब्रॉगली मैटर वेव का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से माइक्रो लेवल के बॉडीज के लिए है, ना कि मैक्रो लेवल बॉडीज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फीचर है कि मैटर वेव्स की उत्पत्ति चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। मैटर वेव एक नई तरीके की वेव्स हैं जिनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से कोई लेना देना नहीं है। मैटर वेव्स वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। मैटर वेव को प्रोपोगेट करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मैटर वेव की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, उस मैटर वेव की वेलोसिटी के ज्यादा होने के साथ साथ हम वेवलेंथ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वेवलेंथ वेलोसिटी के रेसिप्रोकल है। ज्यादा मूविंग, ज्यादा तेज वेलोसिटी वाले पार्टिकल के साथ हम मैटर वेव को नहीं बता सकते हैं। दिस गिव्स राइज द लिमिटिंग कंडीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरीके से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी फिनोमेना शो करती हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मैटर वेव्स के लिए। नोट कर लिया?
मैटर वेव के प्रोपोगेशन की वेलोसिटी कहीं कहीं लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा देखी गई। दिस गिव्स राइज ए कॉन्ट्राडिक्शन कि नो मटेरियल पार्टिकल कैन हैव द वेलोसिटी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, इस एक्सेप्शन को श्रोडिंगर ने दूर किया वेव पैकेट के कॉन्सेप्ट से। ओके, वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट आया जब ये बात पता चली कि मैटर वेव का जो प्रोपोगेशन स्पीड है वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो सकता है। तो इससे हलचल मच गई। उस हलचल को श्रोडिंगर ने बाद में सॉल्व किया। उसने वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट दिया, उसने वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे वेव पैकेट्स क्या होते हैं, उनकी वेलोसिटी क्या होती है। इतना आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। चल आगे चलें। यस सर। यस सर। भाई पैकेट का कॉन्सेप्ट है ना, जैसे छोटे बच्चे मेला देखने जाते थे आप लोग, जैसे जब छोटे छोटे थे। अब तो मेला का कॉन्सेप्ट गायब हो गया हमारी सोसाइटी से। तो छोटे बच्चों को माता पिता अपने साथ रखते थे, है नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे इधर उधर ज्यादा भागते थे। तो जब किसी भी पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट है, वेव ज्यादा वेलोसिटी से भाग रही होगी, तो क्या होगा, वो छोटा बच्चा अपने माता पिता से मेले में दूर हो जाएगा, नहीं? यस सर। तो इसलिए क्या करना है कि उसको वेव को, क्योंकि वेव की प्रोपोगेशन की वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है, इसलिए किया गया कि उस वेव को पार्टिकल से बांध दिया गया, पैकेट बना दिया गया। उस पैकेट में दोनों है नहीं? यस यस। तो ये प्रॉब्लम को सबसे पहले वार्नर हाइजेनबर्ग की मदद से श्रोडिंगर ने दूर किया। उसने वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया, साई, जिसे आपको पता है श्रोडिंगर के दो इक्वेशन इस समय दुनिया में है, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट आया, पैकेट बनने की बात हुई। उसने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि मूविंग मैटर के साथ एक ही वेव एसोसिएट होती है। मूविंग मैटर के साथ 10,000 वेव एसोसिएट हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि एक वेव एसोसिएट होगी। तो उसने वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें बहुत बनते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मैंने उस क्वेश्चन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज वेव पैकेट। एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को एक में समराइज किया गया। व्हाट इज वेव पैकेट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स, derive a relation between them, also derive a relation between group and particle velocities in dispersive and non-dispersive media। ठीक है, तो एक ये है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको देखनी है कि वेव पैकेट क्या है। वेव पैकेट्स की जो वेलोसिटीज है उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेव पैकेट कई सारी वेव्स का एक ग्रुप है जिनकी वेलोसिटी स्लाइटली डिफरेंट है, जिनके वेवलेंथ में भी बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है। ऐसी वेव्स आपस में मिलकर के एक पैकेट का निर्माण करती हैं, और उस पैकेट में जो वेव का बिहेवियर है मूविंग पार्टिकल के साथ में, उस मूविंग पार्टिकल के साथ में जो वेव का बिहेवियर है उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखो
उसको उसको उस प्रिंसिपल की मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है। चल रहा है ना क्या? चल रहा है ना क्या? Wave packet is a group of several waves of slightly different frequencies. अब उस पैकेट में जो कंपोनेंट वेव्स हैं, जिन वेव्स से मिलकर के पैकेट बना है, उनकी वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी कहते हैं। फेज वेलोसिटी का दूसरा नाम वेव वेलोसिटी है। फेज वेलोसिटी को ही वेव वेलोसिटी भी कहते हैं। और पूरा का पूरा ग्रुप जिस वेलोसिटी से प्रोपोगेट करता है उसको ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, उस ग्रुप में जो वेव्स हैं, उन वेव्स की वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी कहते हैं। और पूरा का पूरा ग्रुप जिस वेलोसिटी से प्रोपोगेट करता है उसको ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो इस ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन निकाला गया कि वाकई में इनमें क्या रिलेशन है। ओके, इतना नोट कर लिया? Yes, sir. नोट इसमें इसको मैं इसको शेयर कर दूंगा। अभी ये सब तो कहानी है, इसमें जो नोट करने वाला है, जो डेरिवेशन है वो नोट करने वाले हैं जो अभी शुरू होंगे। जैसे ये फेज वेलोसिटी है, देखिए फेज वेलोसिटी के लिए हमने सपोज किया, सिंपल सा एजम्पशन है कि हमारे पास एक प्लेन हार्मोनिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, वेवलेंथ लैम्डा है, एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो उस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसको हमने लिखा y इक्वल्स टू e टू द पावर I kx माइनस ओमेगा t। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा t। अब दिस kx minus omega t is what? Phase. This represent the phase. So for phase velocity, this phase must be constant. Phase must be constant. That is kx minus omega t equals to constant. तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा dx अपॉन dt। दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? k इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू ओमेगा। मतलब डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। दिस डी एक्स अपॉन डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एट कांस्टेंट फेज। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एट कांस्टेंट फेज, इसी को हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। इसी को हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। कटोरिया में निकाल के नहीं किसी। dx अपॉन dt, इट इज फेज वेलोसिटी ओमेगा अपॉन k। एक एक्सप्रेशन आपको यहां से मिल गया फेज वेलोसिटी का, ओमेगा अपॉन के। इतना नोट कर लिया?
आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है। Yes, sir. ग्रुप वेलोसिटी। अब इसके बाद फेज वेलोसिटी के बाद वी हैव टू स्टार्ट विद द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको जरूर नोट करिए। रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी हेडिंग डालिए। कॉन्सेप्ट ये है कि ग्रुप बनने के लिए मिनिमम 2 वेव्स का होना जरूरी है। एटलीस्ट वी मस्ट हैव 2 डिफरेंट सिंपल हार्मोनिक वेव्स। 2 वेव्स का इक्वेशन यहां पे सपोज किया गया है y1 और y2 के टर्म्स में। इसे नोट करिए। उसके बाद जो मैं बोल रहा हूं उसे करना है आपको, अपनी अपनी नोटबुक में करिए। इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालेंगे y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। साइन सी प्लस साइन डी से इसको सॉल्व करिए। इतना काम आपको करना है, 2-3 मिनट में करिए। ओके, मेरी बात समझ में आ रही ना? Yes, sir. सिंपल सा दोनों वेव्स के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऊपर लिखा गया है y1 और y2 के टर्म्स में। इन्हीं को ऐड करिए, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा के सॉल्व करिए।
हाँ हाँ शब्द और क्या यार एग्जाम दे रहे हैं नहीं इसे आप राइट करके मतलब घूम के आ गया। हमने कैमरा जो है आप किया था। इतना हो गया। अब यहाँ पर बीच में हमको लगता है प्लस मिसिंग हो रहा है, इसमें भी मिसिंग है। यस सर। उसको अपना नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब इसके बाद हमें एक चीज एज्यूम करनी है। क्या हमें एज्यूम करना है कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 नियरली इक्वल है। लेट अस assume omega 1 and omega 2 is nearly equal to omega। मतलब जब इनका एवरेज लेंगे, मींस जहां जहां ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली ओमेगा। यस सर। ओके, ऐसे ही ओमेगा 1 माइनस को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को हम क्या लिखेंगे? डेल्टा ओमेगा। ठीक है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ऑल्दो इट इज वेरी वेरी स्मॉल, यस सर। बट ये जीरो नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओमेगा 1 और 2 में डिफरेंस बहुत छोटा है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ओके, उस डिफरेंस को हम डेल्स ओमेगा कह रहे हैं। तो इसको रखने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई जब हो जाएगा तो जो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू, जो इक्वेशन 3 है वो फाइनल इक्वेशन है, y इक्वल्स टू 2a cos ओमेगा बाई 2t माइनस k बाई 2x। इसको एक ब्रैकेट में रखिए, अपॉन सॉरी इनटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये दूसरे ब्रैकेट में रहेगा। अब देखिए, इस इक्वेशन को देखिए और अपने ओरिजिनल इक्वेशन से अगर इसको आप थोड़ा सा कंपेयर करें तो क्या पता चल रहा है? सुपरपोजिशन के बाद क्या बदल गया वेव्स का? बताइए। सुपरपोजिशन के बाद दोनों वेव्स के कौन सा प्रोमिनेंट फीचर में आपको चेंज दिख रहा है? मतलब नहीं समझ में आ रही बात। अभिषेक, यस सर। मेरी बात आ रही है हाँ हमारी साइड? और आ रही है तो बताओ ना फिर। सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी अरे यार, उनमें तो मैंने पहले ही बोल दिया ना भाई कि ज्यादा चेंज नहीं है, वेरी स्मॉल चेंज है। मैंने कहा कि कौन सा चेंज आपको डोमिनेटिंग नजर आ रहा है? इक्वेशन को देख के बताइए। वो जोत है कि नहीं है? इसका मतलब है नहीं समझ में आ रहा। अमृतांशु, आ रहा कुछ समझ तुम्हारे? बोलिए। नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है, वो फिर बता दीजिए। अरे जब हम पूछ रहे हैं तब तुम्हें एक बार फिर से बता दिया। अगर हम ना पूछते तो फेयर नहीं है ना भाई। सर पढ़ते अगर नहीं समझ में आता तो फिर आपसे पूछते सर। अच्छा, थैंक यू। दुबे जी, मिस्टर दुबे, जी सर। ध्यान नहीं दे रहे हैं?
नहीं सर, देर है सर, वॉइस फ्लक्चुएशन हो रहा है सर, बीच में कट जा रहा है या फिर बहुत देर में आ रहा है। आपकी साइड पे? मैसेज मैंने किया था। यस सर, मेरे साइड से सर, मेरे एंड से प्रॉब्लम है सर, नेटवर्क आज खराब चल रहा है मेरे यहाँ से। अच्छा, हाँ हो सकता है, जो थोड़ा सा इस समय आज मौसम ये मेरा तो भैया अच्छा चल रहा है क्योंकि 5G जोड़ा रखा है ना। मेरे में तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन तो हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं नहीं। मैं एक कह रहा था, मेरा एक बोलने का मतलब है y1 और y2 वाले इक्वेशंस को देखिए। ठीक है, देख पा रहे हैं y1 का इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? y1 का इक्वेशन देखिए, पहली वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, बोलिए। सर y1 बराबर a ओमेगा 1 माइनस t k1 x। ओके, a1 है ना, a1 क्या है? पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना? यस सर। अब y2 के लिए क्या एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है? a2 सर। a2 लिखा हुआ है, वेरी गुड। अब उस इक्वेशन को अगर आप तीसरे इक्वेशन से कंपेयर करें तो इसमें एम्पलीट्यूड वाला टर्म क्या है? तीसरे इक्वेशन को का एम्पलीट्यूड जरा मुझे बताइए, तीसरा इक्वेशन देख करके एम्पलीट्यूड मुझे बताइए। सर इसमें हाँ, यस यस, एक कॉमन है सर। भैया ये तो कॉमन है, पूरा मैं पूछ रहा हूँ, कॉमन ओमन ले करके एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है? 2a cos ओमेगा बाई t माइनस k बाई 2x। यस सर। मतलब क्या हुआ, जो a1 a2 था अब क्या बन गया वो? अब बन गया वो 2a cos ओमेगा बाई 2t माइनस k बाई 2x। एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो गया, हाँ वही होगा, वो एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो गया, ठीक है ना? कहने का मतलब है एम्पलीट्यूड हैज बीन मॉडिफाइड। तो दो चीजें मॉडिफाई हुई, एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो गया और फेज मॉडिफाई हो गया, ठीक है? यस सर। अब अगर फेज कांस्टेंट है, अब अगर हम पहला सपोज करें, लेट अस सपोज फेज इज कांस्टेंट, फेज का मतलब है ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉन्स्टेंट है, उस केस में आप फेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कितनी होगी? dx अपॉन dt एट कांस्टेंट फेज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के, ठीक है? अब अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट करिए, एम्पलीट्यूड वाला टर्म कांस्टेंट आप रखिए, मतलब ओमेगा अपॉन 2t माइनस के अपॉन 2x। यस सर। सेकेंड पॉइंट में होगा, इफ एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट दैट इज डेल्टा ओमेगा बाई 2t माइनस डेल्टा k बाई 2x इक्वल्स टू कांस्टेंट। यस सर। यस सर। उस केस में जो वेलोसिटी होगी क्या होगी? dx अपॉन dt फॉर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, और क्या होगा? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा k, है कि नहीं? यस सर। इट वुड बी सिंपली d ओमेगा अपॉन dk, d ओमेगा अपॉन dk, यस राइट? यस सर। तो दो इक्वेशन अब आप लिख लीजिए। फेज वेलोसिटी का इक्वेशन था ओमेगा अपॉन के, ये फेज वेलोसिटी होती है, और d ओमेगा अपॉन डी के इट इज ग्रुप वेलोसिटी। यस सर। दोनों को इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, ठीक है? यस सर। अब हमें दोनों में रिलेशन निकालना है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है? तो फेज वेलोसिटी वाले इक्वेशन को देखिए, फेज वेलोसिटी क्या थी? ओमेगा अपॉन के इक्वल्स टू वीपी, पी फॉर फेज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ओमेगा की वैल्यू कितनी मिलेगी? के इंटू वीपी मिलेगी। अब दोनों तरफ के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए भैया, दोनों तरफ के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। यस सर, एक सेकंड। तो क्या मिलेगा? डी ओमेगा अपॉन
dk equals to vp plus k dvp over dk, Yes, sir. है कि नहीं? तो Yes, sir. vg इक्वल्स टू vp प्लस k dvp ओवर dk, इसको एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। अब k की वैल्यू को 2 पाई बाई लैम्डा रख करके सॉल्व करिए। k की वैल्यू को 2 पाई बाई लैम्डा रख करके सॉल्व करिए। एक्चुअली जो डबल ई वालों में ये हो गया है, और डबल ई वालों को कोई दिक्कत अगर महसूस हो रही तो फिर से मुझे बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोनों में। फिर अब जो दोबारा आप ये जो है मत बोलिएगा कि सर नहीं समझ में आया है। एक बार मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, डिफरेंशिएशन मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत अच्छे से आता होगा, बेसिक, ठीक है, डिफरेंशिएशन है। उस डिफरेंशिएशन से जो फिजिक्स निकल के आ रही है, मैं उसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, क्योंकि हमें इस मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। इस मैथमेटिक्स का जो फिजिक्स का पोर्शन है, जो फिजिक्स इससे निकल के आ रही है, उसको मैं बता रहा हूं। तो जब आपने k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा रख करके सॉल्व किया तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा vg इक्वल्स टू vp माइनस लैम्डा डी vp ओवर डी लैम्डा। ठीक है, vg इक्वल्स टू vp माइनस लैम्डा डी vp ओवर डी लैम्डा। Yes, sir. इसको नोट करिए। अब ये रिक्वायर्ड रिलेशन है, आपको डेरिवेशन में 7 नंबर में यहां तक पूछने को आएगा तो आपको पूरा करना है। vg इक्वल्स टू vp माइनस लैम्डा dvp ओवर d लैम्डा, इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी फॉर 7 मार्क्स। अगर केवल डिफिनीशन पूछी जाती है 2 मार्क्स में तो आप केवल दोनों फार्मूले को लिख देंगे, बस उनमें रिलेशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू राइट द फॉर्मूला, नो नीड ऑफ एनी फर्दर डेरिवेशन। इतना लिख लिया, vg इक्वल्स टू vp माइनस लैम्डा डी vp ओवर डी लैम्डा। अब ये एक रिलेशन है जो कि किसी भी तरीके के डिस्पर्सिव मीडियम के लिए ट्रू है, क्योंकि डिस्पर्सिव मीडियम में ही ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी दोनों अलग अलग होंगी। ध्यान रखिएगा। अगर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम का मतलब है डी वीपी ओवर डी लैम्डा 0 होगा, राइट। जब डी वीपी ओवर डी लैम्डा 0 होगा उस केस में ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के इक्वल होगी। ठीक है, तो बस यहीं तक रुकते हैं। ओके सर। और कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे चले, मतलब बंद रोके फिर। ओके, थैंक यू सर। थैंक्स।